बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। और हम लोग ऑन एयर आ गए लेकिन हमें पता नहीं चला। मेरे ख्याल से हम लोग आपस में गप लगा रहे थे और हम ये उम्मीद करते हैं जी हमेशा की तरह के हमारे जो व्यूवर्स हैं जहाँ कहीं होंगे ये खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और आपके दिन का आगाज़ बड़ा ही भरपूर हुआ होगा। और हमेशा से हम कहते हैं कि अपने दिन का आगाज़ एनर्जेटिक तौर पर मुस्बत सोच के साथ करें, क्योंकि फिर पूरा दिन आप यही पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाते हैं और अपने साथ साथ आगे भी बढ़ाते हैं और अपने इर्द गिर्द के एरिया में भी जो है आप तमाम तर चीज़ें पॉजिटिव रखते हैं, नेगेटिविटी से दूर हैं। बिल्कुल। और शहरबानो मज़ेदार बात भला क्या है, हम लोग वैसे अक्सर मैं जिक्र करता हूँ और अपने नाज़रीन के साथ भी हम शेयर करते हैं अपने डेली बेसिस एक्सपीरियंस, बिलखसूस जब दफ्तर आ रहे होते हैं, रास्ते में कभी ट्रैफिक मिलती है। बड़ा निराला है, आपने मुझे बताया है मेकअप रूम में बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ है। नहीं, लेकिन वो एक्सपीरियंस एक यूनिक भी है। मुझे लगा कि आज हमें ना उस एक्सपीरियंस को अपने व्यूवर्स के साथ शेयर भी करना चाहिए और ये एक हकीकत भी है और ये हमारा ट्रक आर्ट है बेसिकली, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे ट्रक आर्ट को बड़ा पसंद किया जाता है, लेकिन उनके ऊपर जो अशार लिखे होते हैं वो बड़े क्लासी होते हैं, है ना अजीम? ये जनाब बड़ी कमाल किस्म का आप कह लें कि एक यूनिक सा टैलेंट है जो हमारे इन ट्रक ड्राइवर्स या उन हज़रात में बिलखसूस जो ये लिखते हैं उनमें पाया जाता है। और कमाल किस्म की वो शेरो शायरी करते हैं। और वैसे चलती का नाम तो जिंदगी है शहरबानो, चलते चलते मुस्कुराहटें भी खेलते हैं। सफर में जो पीछे वाले होते हैं, जो पीछे ड्राइव कर रहे होते हैं, वो उनको एक खुशगवार सफर देना चाहते हैं, इस तरह के अशार लिखते हैं। तो आपने आज एक मैंने रास्ते में ना मुझे एक ट्रक नजर आया और मैंने उसकी फोटो खींच ली, क्योंकि उसके पीछे कुछ लिखा हुआ था बड़ा दिलचस्प, वो स्क्रीन पे शेयर करते हैं और ये देखे शहरबानो, या पढ़े जरा क्या लिखा हुआ। लबदी लबदी मर जाएंगे। वाह 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 वाह, देखिए ना किस कैसी ये बस टूटे दिल की कोई दास्तान है मेरे ख्याल से जो साहब लिखना चाह रहे थे। इससे बेहतर लिख नहीं सकते। मैं बताऊं, मैंने भी बड़े मजे के ट्रक आर्ट देखे हैं और उनके पीछे जो अशार लिखे होते हैं वो इतने क्लासी होते हैं और बड़े मजे मजे के होते हैं। जैसे कि अभी भी एक टीवी पर आ चुका है, आप देख सकते हैं, आ तेरे जिन कड्डा। अच्छा, ये एक धमकी भी हो सकती है। ये धमकी भी हो सकती है बड़ी डिसेंट मैनर में। जो बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा होगा ना, तो ये सामने से आके उसको पीछे से ये भी हो सकता है कि आ तेरे जिन कड्डा। ये चेक करें, एक और आया जी, दिल बराए फरोख्त, कीमत सिर्फ एक मुस्कुराहट। ओह माय गॉड, देखिए नहीं कितनी हमारी कितनी हसीन कौम है हमारी, कितने सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं हम लोग कि एक मुस्कुराहट जो है वो उसकी कीमत है। और मेरे ख्याल से लिखने वाले ने ऐसे लिखा होगा, दिल बराए फरोख्त। ये चेक करें, ये चेक करें आप। रिक्शा चला रहा हूँ, गोली तो नहीं। नहीं गोली चलानी भी नहीं है, आप रिक्शा चलाए, वेरी गुड। आगे चेक करो, वाह वाह क्या शेर है। जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किल मकाम आया, जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किल मकाम आया, ना ब्रेक ने साथ दिया ना गियर काम आया। ओए होए होए, ये तल्ख हकीकत है। ये वैसे बड़ी परेशानी की बात है, ऐसे नहीं करना। और ये आपकी ब्रेक का साथ जरूर होना चाहिए। नहीं किसी और जुबान में ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली, अल्फाज बदल के कि नसीब अपना अपना। कि भाईजान जो नसीबों में लिखा होता है वो होता है। आगे देखिए, प्यार कैसे करूं, तनख्वाह बड़ी थोड़ी है। बड़ी थोड़ी। अच्छा, मुझे थोड़ी लिखा हुआ है। मुझे हाँ, ये किसी लाहौरी ने लिखा है, मैं यही कहने लगी थी कि उसने थोड़ी मैं भी हो चुकी हूं, उसने रे को रे लिख दिया, थोड़ी को थोड़ी लिख दी। वाह वाह वाह। तो ये तो जी हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जी ओवरऑल अपने व्यूअर्स के साथ। हाँ बिल्कुल, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और ट्रक्स के पीछे ये जो अशार पढ़ने को मिलते हैं बड़े दिलचस्प होते हैं और ये राह चलते इंसान किसी भी टेंशन में होता है ना, वो डाइवर्ट हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है आपका। बहुत क्लासी। सबसे मजे का मुझे वो लगा, लबदी लबदी मर जाएंगी, तो दूसरा आ तेरे जिन कड्डा। तो मेरे ख्याल से साढ़े भी जिन निकल चुके हैं। अब शादियों के सीजन की बात करते हैं। जिन निकलेंगे अभी उन तमाम अफराद के जिनकी शादियां होने वाली। तो शादियों का सीजन शुरू हो गया। जितनी महंगाई हो चुकी है ना, शादी करना भी कोई आसान काम नहीं है। तो शादियों का सीजन तो स्टार्ट हो चुका है। 2 क्रिकेटर्स हमारे जो है वो शादी करने जा रहे हैं, रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक होने जा रहे हैं जी। फ़हीम अशरफ हैं ऑलराउंडर, 25 नवंबर को वो रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हो जाएंगे। और जो डिटेल्स हम तक पहुंची हैं, उनकी मेहंदी 23 को है, बारात 25 को है, वलीमा 26 नवंबर को है और शादी की उनकी तकरीब नारोवाल में होगी। वलीमा जो है वो उनका होम टाउन है फूलनगर, वहां पर उन्हें जा रहा है। और दूसरी जानिब हमारे वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर इमाम हैं, जिनकी जो है शादी की तकरीबात आजकल चल रही हैं, इनमें मसरूफ हैं। और उनकी जो होने वाली दुल्हन है अनमोल महमूद, उनकी मेहंदी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर आ चुकी है, बड़ा खूबसूरत उन्होंने जोड़ा पहना है
और वो हमारी स्क्रीन पर भी चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत। वैसे उसका काम शहरबानो हुआ हुआ है। खवातीन की तो एक्सपर्टीज होती हैं ड्रेसेस को लेकर, तो कैसा है, क्या रेट करेंगे आप? अच्छा, हमारी ये तो, भाभी हैं वैसे। हाँ जी, इनकी ये ड्रेस तो भाभी के ड्रेस को तो मैं जो है वाह वाह, बहुत क्लासी है। जरा मैं देख लूँ क्या गौर से बात देखें। है, और कितनी हसीन लग रही है। और गरारा पहना हुआ है नीचे, उसके ऊपर शॉर्ट शर्ट है और पूरा हैवी रेड कलर का दुपट्टा है, नारंगी कलर और ये का बहुत सूट है कीमती भी है भाई। और ये ड्रेस जो है golden HSY कलर ने का जो है। डिजाइन किया हुआ है। हाँ, HSY ये पोस्ट सूट किया है इसको। जी जी, और ये इसकी ड्रेस जो की है। कीमत बताई जा रही है वो 15 लाख से अबव है। तो मेरे ख्याल से तो सूट तो बहुत अच्छा है, ये कम पैसों पर भी बन सकता था, लेकिन चूंकि ब्रांड जो है, ब्रांड तो फिर ब्रांड है, ब्रांड तो अपने पैसे लगाता है साथ। नहीं, लेकिन 15 ब्रांड- लाख 50,000 रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। और ब्रांड किसी बहुत वजह अच्छा से लग रहा पैसे है। लेते हैं ना, वो ब्रांड जो डिटेलिंग होती है, डिटेलिंग, अपना एक यूनिक आर्ट होता है, वो लेकिन आपको हर नाम जगह के से तो भी नहीं तो मिलता पैसे ना। लेता है ना ब्रांड की जाने तो नाम के पैसे लिए जाते हैं। और ये तकरीब जो है निकाह की इनके नॉर्वे में हुई थी। हाँ बहुत जी। खूबसूरत इनका ये जोड़ा है, ये जो कि बहुत शैंपेन पसंद किया कलर जा रहा है, है। इसे शैंपेन कलर बोलेंगे। और इसको नारंगी भी कहते हैं। और इनका गरारा जो है वो उसकी बहुत खूबसूरत मतलब वो क्या कहते हैं उसको, फॉल बड़ी प्यारी है। गरारे की ज्यादातर चीजें पसंद की जाती है ना, वो फॉल से ही उठता है। अगर आप फॉल तो कम हमारे रखेंगे- दूल्हे की भी थोड़ी तारीफ करें भाई, मामूल हक ने, उनकी ड्रेसिंग कैसी लगी उनकी आपको? ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी थी, लोगों ने बड़ा पसंद किया। लेकिन चूंकि खवातीन जो हैं वो ज्यादा जोड़ों को देखती हैं, वो ज्यादा ब्राइड को देखती हैं। हाँ। ब्राइड ने क्या दुल्हन पहना है, मरकज़े किस निगाह तरह से, रहती। यस क्या पहना है, किस तरह से, अच्छा पहनने के अलावा आपने उसको कैरी किस तरह से अच्छा किया, जी। और ये बड़ा शहरबानो matter करता है। दूसरे ढके छुपे अल्फाज में ये कहना चाहती हैं कि शादी वाले दिन भी जो बेचारा मर्द है वो अंडर वैल्यू रहता है। नहीं नहीं, ऐसा उसको- नहीं है। उसको कोई नहीं देख रहा। दुल्हा बहुत प्यारा लग रहा होता है, लेकिन जो डिस्कशन की जाती है वो दुल्हन पर ही की जाती है। हाँ, ये तो बात और है। बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। बिल्कुल जी, हमारी और नेक तमन्नाएं, एक हमारी खुशगवार दुआएं शादीशुदा दोनों जिंदगी गुजारें आप। जोड़ों के साथ है। बिल्कुल आने वाली जिंदगी खुशियों से भरपूर हो। तो और शादी की तो बात हो गई है। अब जो खबर मेरे सामने आई है वो है कि पाकिस्तानी सिनेमा के सुपरस्टार वहीद मुराद, उनकी आज बरसी है। जी तो बिल्कुल, उनको मद्दाहों से बिछड़े बिछड़े जो है वो 40 साल हो चुके हैं। और एक बड़ा ही यादगार गाना ज़हन में आता है जी हाँ, शहरबानो में जी से। हाँ, वो मेरे ख्याल से गाना भी चाहिए हमें। बड़े खूबसूरत भी, बड़ी बेहतरीन अदाकारी भी। अभी तक के वहीद चॉकलेटी मुराद साहब- हीरो। हाँ जी, चॉकलेटी हीरो क्या बिल्कुल। बात है। औलाद फिल्म से इन्होंने अपने करियर का आगाज किया था जी। और अरमान इनकी जो है वो सबसे हिट मूवी रही है, शाहकार फिल्म रही है। तो वहीद मुराद साहब को ट्रिब्यूट दे रहे हैं हम सुनो पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से। वाह 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 वाह, क्या क्या शान है। यादें ताज़ा हो गई। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। जन्नत से कम नहीं, बिल्कुल वाह, जी। वाह, बड़ी ही खूबसूरत रिपोर्ट तैयार की है हमारी टीम ने। वहीद मुराद साहब को ये ट्रिब्यूट सुनो पाकिस्तान की जानिब से, और वन ऑफ द फेवरेट्स पाकिस्तान के लेजेंड। और हम ये अपना सिलसिला जारी रखेंगे इस और ये प्लेटफॉर्म जो के जरिए। गाना है अकेले ना जाना हमें छोड़कर, ये दोबारा से पाकिस्तानी मूवी में रीमेक किया गया था। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, मैंने अभी तक नहीं सुना ये वैसे। ये दोबारा रीमेक किया गया और बड़ा अच्छा रीमेक हुआ है दोबारा से। ये वैसे भी बड़ा खूबसूरत गाना है, इसको रीमेक करने की जरूरत नहीं है वैसे। इसको ओरिजिनली दोबारा से ये लोग कर देते। बहरहाल जी, कुछ तो तो आगे बढ़े शहरबानो। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि लाहौरियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। और स्मोक के बाद लाहौरियों को एक अच्छी खबर मिल रही है, तो जरा ध्यान से सुने। और क्योंकि उन लाहौरियों के लिए अच्छी खबर जिन्हें घूमने फिरने का शौक है। घूमने फिरने का शौक है, तो इस खबर में भी आपने मास्क का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। आपको मुफ्त सर्विस दी जा रही है, आप पूरे लाहौर की सैर कर सकते हैं। आप जो आपके तारीखी मकामात हैं उनकी सैर कर सकते हैं। लाहौर एक सकाफती मेले में जी, बिल्कुल। आपको मुफ्त बस सर्विस दी जा रही ये है। पंजाब हॉर्टिकल्चर जो अथॉरिटी है उसकी जानिब से एक मेले का इनेकाद किया गया है। और इसका मकसद यही है कि जो शहर लाहौर के बासी हैं उन्हें कोई फेस्टिविटी दी जाए। लोग घरों में रह रह के बोर हो जाते हैं। और वैसे तो अब हमारे तो फेस्टिविटीज खत्म होते जा रहे हैं। कभी पहले मुझे बहुत याद है ज्यादा बसंत मेला हुआ करता था, इस तरह के मुख्तलिफ मेले हुआ करते थे। लेकिन अब शाज़ो नाज़िर ऐसा कुछ देखने तो को आप मिलता है। लाहौर अगर घूमना फिरना चाहते हैं तो आप इस बस में मुफ्त सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। मुफ्त में इसलिए इतना जोर दे रही हूँ, इतना महंगा पेट्रोल है। अच्छा, ये तो डबल इस तरह डेकर की बस अगर कोई है चीज़ और इसके सामने आए। विजुअल्स हम अपनी टीवी स्क्रीन पर शेयर भी हाँ, कर रहे हैं। सरदार भाई बैठे हुए हैं और वो हाँ, एंजॉय कर रहे हैं। और इन ये जो तमाम हजरात अभी जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं ये वो सब बहुत तारीफ कर रहे हैं इस इनिशिएटिव की। इसका नाम बड़ा मजे का, साइट लाहौर सीइंग का है। जो है इसमें वो एक उनसर शामिल किया गया है कि आप लाहौर की सैर करें, लाहौर की जो मुख्तलिफ फेमस जो इमारतें हैं, जो फेमस Basically, पॉइंट्स हैं इसका वो देखें। मकसद ये है कि लाहौर के लोगों को, या फिर अगर कोई बाहर से आता है लाहौर जी। में, तो उनको अपनी सकाफत से रूशनास करवाना है। और TDCP की जानिब से शहरियों को ये सहूलत जुम्मे तक दस्तयाब होगी। हुकूमत की जाब के रंगों और सकाफतों से भरपूर लाहौर फेस्टिवल के तहत फ्री सफ़र करने पर शहरी खुश हैं और इस सहूलत से भरपूर इस्तेफादा भी हासिल कर रहे हैं। और अजीम, मैं देख रही हूँ कि एक वीडियो
सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई है। वैसे हम लोग तो जो भी वीडियो वायरल हो रही है वो सभी शेयर कर रहे हैं अपने नाजरीन के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ। वायरल हुई है नवाज शरीफ साहब की। हाँ जी, ये मेरी नजरों से भी गुजरी है, बिल्कुल कल मैंने भी देखा। मेरे ख्याल से ये वो वीडियो भी हम दिखाते हैं और मुझे लगता है कि वो जो ड्राइव कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, उसकी वजह ये है कि बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि बुजुर्ग जो सियासतदान है वो घर बैठे हैं, वो रेस्ट करें, वो अगले आने वालों को। आपका कहने का मतलब है कि नवाज शरीफ साहब मर्सिडीज चलाते हुए ये प्रूव कर रहे हैं कि अभी भी मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। वीडियो देखते ही फिर उस हवाले से बात भी करते हैं। मैं और कुलसूम ना जी इस रोड पे पैदल आते थे। अच्छा, और हमें बाद में बुलाते थे। मरी से घर से अच्छा 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 अप टू चांगला गली, ये सब पैदल जाते थे हम, पैदल, और बड़ा तेज चढ़ते थे हम चढ़ाई। नहीं समझी आप? जी जी मैं समझ गई बिल्कुल। आगे भी चढ़ाई आएगी काफी, देखना, वो हम बड़ी तेज चढ़ते थे। और मरियम हम ना खाना लेकर फिर आते थे और ये पीछे से खाना लेके हमें। क्या बात है, सुना रहे हैं। सियासत एक तरफ, लेकिन इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि एक लंबे अरसे बाद इस तरह से जो एक वालिद और बेटी का रिश्ता है वो जो है वो उन्होंने अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं। हाँ, तो पूरी पाकिस्तानी अवाम के साथ। मैं आता था और वॉक करता था, एग्जैक्टली जैसे हमारी फैमिलीज में ऐसे होता है कि हमारे पेरेंट्स बताते हैं किसी जगह पर जाकर, यहाँ पर हम अपने पेरेंट्स के साथ या किसी भी शख्स के साथ जो याद जुड़ी होती है वो शेयर करते हैं, तो ये बहुत ही स्वीट वैसे मैं कहूंगा कि ये वीडियो रिकॉर्ड करने के पीछे जिस किसी का भी दिमाग था, वेल प्लेड, वायरल की गई है, ये तो बात अच्छी है, लेकिन ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा बेहतर है आवाम के साथ कनेक्ट करने का जो एक सॉफ्ट जेस्चर आप देते हैं ना, जिसमें जो पॉलिटिशियन हैं वो अपनी ज़िंदगी की जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर रहे हैं, और बिलखसूस जो कुलसूम नवाज के साथ अपनी वॉक का वो बताते हैं कि किस तरह से हम चढ़ाइयाँ चढ़ते थे दौड़ते हुए। और अभी नवाज शरीफ साहब बड़े वायरल हो रहे हैं। जब वो आए थे तो उनके कबूतर के साथ एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, आज वो खुद ड्राइव कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है इतने ड्राइवर्स होने के बावजूद, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, वैसे शेरबानो मैं आपको बात बताऊं, इंटरनेशनल लेवल पे भी ना हम अगर दीगर डेवलप्ड कंट्रीज को देखें ना, तो वहाँ पर भी ये होता है कि जब भी कोई इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज होता है तो जो भी सदारती या वजीर आजम की नशिस्त के लिए जो भी उम्मीदवार होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि वो प्रॉपर अपना फैमिली दिखाते हैं ताकि आवाम के साथ रिलेट करें, वो रिलेट करना चाहते हैं, वो अपने कल्चर के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो खैर अभी नवाज शरीफ साहब इतने सालों बाद वापस आए हैं और दोबारा से जरा नजर आ रहे हैं एक्शन में, और इस पर भी बात करेंगे हम। और वैसे भी मरी जैसा पुरफजा मकाम जब हो तो ऑब्वियसली फिर आप नॉस्टैल्जिक थोड़ा हो जाते हैं और आपको यादें भी आती हैं अपनी माजी की। कि मैं यहाँ से वहाँ पैदल चला जाता था, समझ में नहीं आती बात कैसे, शायद हम लोगों को आदत ही नहीं है इतना वॉक करने की। अगर आप वहाँ पे मौसम अच्छा हो ना मरी में, तो आप वॉक करना शुरू करें तो आपको वाकई नहीं पता चलता कि आप कितनी दूर तक निकल आए। एग्जैक्टली, तो अभी हमें भी अंदाजा नहीं हो रहा हम कितनी दूर निकल आए। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आपने कहीं जाना नहीं, देख रही है सुनो पाकिस्तान। तो अब हम बात करने जा रहे हैं अजीम, आपके फेवरेट सेगमेंट की जानिब बढ़ रहे हैं हम, चाहते क्या है वो सेगमेंट? हाँ जी बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकता हूँ, ख्वाबों का जिक्र हो तो मैं बात ना करूँ, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि खाए बगैर नहीं रह सकता। आज हम आपको दिखाएंगे खैबर पख्तूनख्वा की रिवायती डिश रोश, और रोश को डिफरेंट किस्म का रोश है, कोई नॉर्मल रोश नहीं है। रोश वैसे बहुत पसंद है मुझे। खैबर पख्तूनख्वा का कोई मखसूस किस्म का रोश है, लाहौर में भी बड़ा अच्छा रोश मिलता है। इसको कहते हैं कि लाल चफूर रोश, अच्छा। और ये दुनिया भर में बड़ा पसंद किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा का ये इसकी मिसाल दी जाती है, कारखानों मार्केट इसके लिए ज्यादा फेमस है, जहाँ से खसूसी तौर पर ये रोश मिलता है, खसूसी तौर पर मिलता है और लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं। इसका नाम भी लाल चफूर रोश है। रोजाना कितने किलो में ये फरोख्त होता है और लोग उसको कितना पसंद करते हैं, इसके बनाने का क्या तरीका है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है फैजान हुसैन ने। बिल्कुल जरूर दिखाएं ये रिपोर्ट। पेशावर कारखानों मार्केट में लाल चफूर के नाम से मशहूर रोश को बड़े गोश्त से तैयार किया जाता है। इस रिवायती डिश को खाने के लिए लोग दूर दूर से कारखानों मार्केट का रुख करते हैं। जी मेरा नाम सुफियान है और मैं नौशहरा का रहने वाला हूँ। मैं
आज फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ, वो आगे खा के बड़ा मज़ा आया। ऐसा रोस्ट मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये हमारा एक छोटा भाई वो आया था, उसने बड़ी तारीफ़ की थी, तो वो सुन के फिर हम भी आज हमने स्पेशल इसका प्रोग्राम बनाया इधर आने का। हम तो काफ़ी टाइम से इधर आ रहे हैं। टेस्ट के बारे में बस यही बताऊंगा कि अगर आपने मतलब बेटर एक्सपीरियंस के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम आना चाहते हैं तो यहीं पे आए। पेशावर में ऐसा टेस्ट और कहीं पे भी नहीं है। रोश की दुकान पर रश एहसास जैसे मुफ्त फरोख्त हो रहा हो। लाल चफूर रोश के मालिक का कहना है कि रोश तो हर कोई तैयार करता है, लेकिन हम अपने कारोबार में सफाई का खास ख्याल रखते हैं। ताज़ा और अच्छा गोश्त रोजाना लेकर आते हैं और उसे बगैर मसाले के तैयार करते हैं। जो लाल शकूर गोश है ये बड़ा मशहूर है। ये ताज़ा दोंबा, ये बकरी ज़बह करता है, ये बेल। और ये जो पंजाब से या कोई सिंध से मेहमान आता है, इसका बड़ा मशहूर गोश है। हम उसका जो है ये पेशावर का रिवायती गोश उसको पेश करता है। और माशाल्लाह इसका जो है जायका भी बड़ा अच्छा है और ये बड़ा मज़ेदार गोश्त है। आपके सामने ये ताज़ा पक जाता है। लाल चफूर रोश रोजाना 100 से 150 किलो गोश्त से तैयार होता है, जबकि एक प्याला 250 से लेकर 750 रुपए तक फरोख्त होता है। कैमरामैन हयात के साथ फैजान हुसैन, सुनो पाकिस्तान, पेशावर। वाह जी वाह, क्या रोश देख के तो मुंह में पानी आ गया और दिल कर रही है बस अभी सामने आ जाए। क्योंकि बगैर नाश्ते के जब आप बैठे होते हैं बिलखुसूस, तो इस तरह के डिशेस हमें ना ही दिखाया करें। मैं तो अपने प्रोड्यूसर को बोल रहा हूं, बुरी बात। ये तो हमें बिगाड़ने वाली बात है। इस तरह के पैकेजेस हम देख के दिल करता है खाने। फेवरेट है लाहौर में। आई डोंट नो कहां से इतना अच्छा मिलता होगा। लाहौर में बड़ी जगह और वहाँ से बड़े बड़े कमाल रोश मिलते हैं। 2 रेस्टोरेंट से मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये वाले नहीं मिलते। वो उनका अपना तरीका कार है। यहाँ पे 2 तरह के मिलते हैं, एक मसाला रोश होता है, एक नमकीन रोश होता है। ओहो क्या बात है। मुझे भी एक जगह का पता है, लेकिन चले मैं आपको किसी दिन वो रेस्टोरेंट बताता हूँ ना, तो आप लेके आइएगा ना मेरे लिए। जरूर, बल्कि आप मेरे साथ चलिएगा। वहाँ जाके हम वीडियो बनाकर अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे कि हमने भी रोश खाया है, कि हमसे रहा नहीं गया। तो अभी अक्सर लोगों को मैंने देखा है रोश के पीछे, रोटी के पीछे, खाने के पीछे लड़ते हुए वो उसकी बुनियादी वजह होती है ना, उसकी वजह ये होती है जब आपको भूख बहुत लगी हुई है और आपने रोटी देर से खोली है, तो फिर लड़ाई तो होगी। लेकिन हम लोग लड़ाई की बात क्यों कर रहे हैं ये भी बताना चाहिए ना अपने व्यूअर्स को। फीफा वर्ल्ड कप में जो है वो लड़ाई हुई है, तमाशाइयों ने ये काम शुरू किया है और वो विजुअल्स भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये सारा मामला हुआ है। फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो है क्वालिफायर मैच हुआ जी अर्जेंटीना और ब्राजील के माबैन, और ये ब्राजील होम ग्राउंड है, ब्राजील में ये मैच हो रहा था। ये हारने के बाद की सूरत हाल है। अर्जेंटीना ने जब हराया है ब्राजील को, तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा जब ब्राजील को, और उनका होम ग्राउंड है, तो वहां पर लोग हो गए आपे से बाहर और जो मार कुटाई जिस तरह से चली है, तमाशाई लड़ रहे हैं आपस में। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जी जज्बात से भरा खेल है फुटबॉल भी क्रिकेट की तरह। जैसे सब कॉन्टिनेंट के लोगों की एफिलिएशन क्रिकेट के साथ है ना, वैसे आपके यूरोपियंस जो हैं दे लव फुटबॉल, और वो फुटबॉल के पीछे कह लें कि वो खुदकुशी वाला ही सीन है। पाकिस्तान भारत के मैचेस में भी पहले होता था, उसके बाद फिर रिस्ट्रिक्शंस लगी, फिर आगे जंगले लगे, खिलाड़ियों पर बोतलें फेंकी जाती थी, टमाटर फेंके जाते थे, अंडे फेंके जाते थे। फुटबॉल में भी बिल्कुल ऐसे होता है, हम देख सकते हैं। और ये लास्ट टाइम हमने देखा है अफगानियों ने इस तरह से दुबई में, वो भी बड़े यूएई में बहुत दंगल मचाया था। गुस्सीले हैं, जरा गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन हम तो कहेंगे भाई स्पोर्ट्स है, इसको एंजॉय किया करें यार, इतना संजीदा क्यों होते हैं आप लोग। अभी वो ये विजुअल्स देखे ना किस तरह से लोग मारकुटाई कर रहे हैं, और जो विजुअल्स अभी तक हम देख रहे हैं ना, इसमें लग ऐसा रहा है कि ज्यादातर जो मार है बेचारे अर्जेंटीना के फैंस को ही पड़ी है, क्योंकि मेसी भी परेशान नजर आए हैं और वो आ गए बीच बचाव कराने। क्या करूं, किस तरह चुप करवाऊं, ये हो क्या रहा है, अगर हार गए पुलिस क्या है। वो देखिए शहरबानो, पुलिस जो है वो भी अर्जेंटीना की ही शर्ट पहनी हुई है। कुछ लोगों ने, अर्जेंटीना के फैंस ही हैं, पुलिस उन्हें मार रही है पुलिस। हाँ जी, उन्हें रोकने के लिए ना पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया, क्योंकि क्राउड इतना आपे से बाहर हुआ है। लाठीचार्ज ऐसे मत क्या करें आप, खेल को खेल रहने दिया करें, एंजॉय किया करें। हार जीत होती रहती है, आज अगर वो जीते हैं तो कल आप जीत जाएंगे। लेकिन ये इतना दंगल समझ में नहीं आ रहा। लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं खेलों को लेके, कोई क्रिकेट को लेके तो कोई फुटबॉल को लेके, इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। हम समझ सकते हैं, बिल्कुल एफिलिएशन होती है अपनी टीम के साथ, और बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि वो एक नेक्स्ट लेवल पे ही पहुंची होती है आपकी फीलिंग। इतने नेक्स्ट लेवल पे नहीं जानी चाहिए। क्या आप आपसे बाहर हो जाए, मार कुटाई शुरू कर दें, बाहर हो जाए, मार कुटाई शुरू कर दें, आप सुसाइड कर दें, और ये नेक्स्ट लेवल तक जाने की बात होनी भी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। फलस्तीन जंग की बात करेंगे तो एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। 47 दिन की तबाही के बाद बिलाखिर यरगमालियों की रिहाई और इंसानी बुनियादों पर हमास और इसराइल के दरमियान आर्जी
सीज फायर हो गया है। ये मुआहिदा कतर की सालिसी में हुआ है, जिसके मुताबिक 50 यरगमालियों के बदले 150 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा और ये जंग बंदी जो है 4 दिन के लिए होगी। इसी पर बात भी करेंगे, हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। फलस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलमी अमूर के माहिर और सीनियर तज्जियाकार अब्दुल सत्तार साहब। अब्दुल सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी कतर की सालिसी में मुआहिदा हो गया और 4 दिन का ह्यूमैनिटेरियन पॉज जो है वो लिया जाएगा, जिसमें जो बुनियादी शर्त है वो कैदियों का तबादला है। TRT वर्ल्ड ने क्लेम किया कल कि ये भी हो सकता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर अगर हमास 10 कैदियों को रिहा करता है तो एक एक दिन ये ह्यूमैनिटेरियन पॉज आगे बढ़ाया जाएगा। तो क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल के बारे में? देखिए, लाज़मी बात है कि अब इस कॉन्फ्लिक्ट और इस तसादुम की जो रैशनल था उस पे बहस होगी कि क्या ये दानिशमंदी थी कि चंद सौ कैदियों की रिहाई के लिए किसी कॉन्फ्लिक्ट को छेड़ा जाए और उसके नतीजे में कोई 12,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो जाएं और बड़े पैमाने पर तबाही हो। गज़ा वो इलाका था जहां पर पहले ही 80% लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं था, 50% से ज्यादा वहां पे बेरोजगारी थी। अब ये जो अरबों डॉलर की तबाही हुई है इसको देखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि खुद अगर आप बाय एंड लार्ज देखें कि जो इजराइल की हिजबुल्लाह से लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें भी 107 के करीब लबनानी जो है वो हलाक हुए हैं, जबकि इसराइली 3 से 6 के दरमियान है। तो ये इसकी जो सिविलियन कॉस्ट है वो बड़ी हाई है। हमें ये देखना चाहिए कि तसादुम में जो ताकतवर होता है वो बेतहाशा ताकत इस्तेमाल करता है, अंधी ताकत इस्तेमाल करता है। हमारे पास श्रीलंका की मिसाल है जहाँ जाफना में किस तरह श्रीलंका ने ताकत इस्तेमाल की। इसी तरह दुनिया में जितनी गोरीले तंजीमें हैं वो एक आध कोई हमला तो कर देती हैं, लेकिन उसके जो रिपरकशंस आते हैं फिर वो सिविलियंस के लिए काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। हिंदुस्तान में जो माविस्ट टर्न है वो भी कोई एक आध हमला करते हैं, उसके बाद हिंदुस्तान की फ़ौज जिस तरह ब्रूटल ताकत इस्तेमाल करती है उससे सिविलियन बहुत कैजुअलिटीज़ होती हैं। तो अभी भी इस मुआहदे के बाद भी दोनों फरीकैन में, हमास में और इसराइल में बहुत सारी शकूक व शुबात हैं, बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं और उस पर लाजिम बात है कतर, मिस्र और अमेरिका बातचीत कर रहे हैं। तो ये बड़ा पेचीदा अमल है जिसमें शायद कुछ टाइम लगे। ठीक है सर, टेम्परेरी सीज फायर हुआ है। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तमाम आलमी ताकतों से ये मुतालबा किया है कि हथियार जो हैं वो ना पहुँचाए जाएँ, मगर अमेरिका ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि हम तो हथियार पहुँचाएंगे और पहुँचाए भी जा रहे हैं। ऐसी सूरत में अब्राहम मुआहदे का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखें, अभी तो जितने भी पुराने मुआहदे हैं उसमें जिसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर या CBM कहते हैं उसमें बड़ा टाइम लगेगा और दोनों फरीकैन में एतमाद की बहाली एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इसराइल का कहना ये था कि 7 अक्टूबर के हमले से पहले बज़ाहिर हमास ने ये तासुर दिया कि वो इसराइल से किसी जंग में या किसी तरह के तसादुम में दिलचस्पी नहीं रखता, इसीलिए इसराइल की तरफ से बड़े पैमाने पर फलस्तीनियों के लिए वर्क परमिट इशू किए गए और हमास ने ये तासुर देने की कोशिश की कि हमास अब माशी सूरत हाल को बेहतर करने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। आपके इल्म में हो शायद कि फलस्तीनियों की एक बड़ी तादाद जो है वो इसराइल जाके मेहनत मजदूरी करती है और इसराइल की मईशत इस खित्ते में बड़ी मुस्तहकम है। तो इसराइल इस हवाले से जो है वो मुतमईन हो गए थे कि शायद अब हमास लड़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है एंड दे आर मोर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। लेकिन ये जो 7 अक्टूबर का जो हमला आया ये उनके लिए आई मीन देवर फ्लावर कास्टेड, जिस अंदाज में ये हमला हुआ है वो बिल्कुल वो हक्का बक्का रह गए जिसको आप उर्दू में कहते हैं। तो उसके बाद मेरे ख्याल से एतमाद की बहाली बहुत बड़ा मसला होगा। मुताजाद दावे भी सामने आ रहे हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि जी ये ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमास को खत्म नहीं किया जाएगा। तो जिनके पास यरगमाली है उनको खत्म करने की आप बात करेंगे तो फिर शकूक व शुबात मजीद डेवलप होंगे। अब्दुल सत्तार साहब, ये कहिएगा कि आपको क्या लगता है ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से अनासिर हैं या कोई ऐसा मुल्क जो ये किरदार अदा कर सकता है कि ये ह्यूमैनिटेरियन पॉज परमानेंट सीज फायर में तब्दील हो, क्योंकि जंग बंदी की अशद ज़रूरत है? देखें, कोई एक सिंगल मुल्क नहीं कर सकता, क्योंकि जहां तक
मुख्तलिफ ममालिक के हाकिम तबकात का ताल्लुक है, सियासी जमातों का ताल्लुक है, वो तो इसराइल की हिमायत कर रही हैं। असल मसला यूरोपीय अवाम का है जो सड़कों पे निकले। ये अभी भी जो ह्यूमैनिटेरियन पॉज हुआ है ये इस वजह से हुआ है कि बर्लिन से लेके लंदन और लंदन से लेके न्यूयॉर्क तक लोग बड़ी तादाद में सड़कों पे निकले। असल मसला यही है कि जब तक अवामी मुजाहरे नहीं होंगे, अवामी एहतजाज नहीं होगा, इसराइल पर जंगी जराइम के हवाले से मजीद प्रेशर बढ़ाना चाहिए। वहाँ पर कुछ प्रोमिनेंट जो लॉयर्स थे यूरोप में, उन्होंने इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम के मुकदमात के लिए जब पेशरफ्त की और आगे पीछे उन्होंने भाग दौड़ की, तो उसके बाद इसराइल मजबूर हुआ है। और पूरी दुनिया में जो मुजाहरे हो रहे हैं, इन मुजाहरों का जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ताकि ये जो पर आर्जी सीज फायर है ये परमानेंट सीज फायर में आर्जी सीज फायर को मुस्तकिल सीज फायर के तौर पर होना चाहिए और मुस्तकिल कोई देर पा अमन को देखना होगा, सबको मिलकर आवाज उठाना होगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार साहब, आपने हमें वक्त दिया और इस आपने अपना तज्जिया पेश किया। तो हम यहाँ पर शामिल करेंगे जी ब्रेक, आपका ही मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान। और अब जी मुल्क की सियासत की बात करते हैं तो सियासी अखाड़ा सज चुका है और सियासी पहलवानों ने जो तैयारी है वो पूरी कर ली है और हम ये देख रहे हैं कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो मैदान में नजर आ रही हैं। PMLN की बिलखसूस अगर हम बात करते हैं तो उनकी जानिब से भी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। नई सफबंदी के लिए सरगर्म नजर आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है और KP के मुख्तलिफ शहरों में भी जलसे किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के जो जज्बाती खिताब हैं वो भी हम सब देख ही रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, तज्जिया लेते हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फैसल साहब, हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देख रहे हैं, बड़े फॉर्म में हैं, बड़े धुआंधार खिताब कर रहे हैं। तो पहले ज़रा जो उन्होंने खिताब किया है वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। कि जिस तरीके से हमारा पुराना सियासतदान सियासत कर रहे हैं, इन तकलीफों में कमी नहीं, इन तकलीफों में इजाफा होता। इनका इरादा ये है कि वो अपना हिसाब ले, वो अपना जो जाती दुश्मनियां हैं उस पे वो तराए कि हमारा इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे रहे। हमारा बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप अब ये पुराना सियासत छोड़ दे, सियासत ही छोड़ दे, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे। अब काम हमने करना है और हम काम करके दिखाएंगे। ठीक है जी, खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खिताब किया और बुजुर्ग सियासतदानों से तंग नजर आए हैं फैसल साहब और बार बार ये कहते सुना है उनको कि बुजुर्ग सियासतदान अब घर बैठें और रेस्ट करें, नई क़यादत को आने का मौका दें। तो ये इशारा उनका किस जानिब है? क्या ये इशारा अपने वालिद की जानिब है, आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब? क्योंकि अभी तक तो सबसे बुजुर्ग वही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे बुजुर्ग नहीं, आप इतला की लर्ज है कि वो सबसे बुजुर्गों में सबसे जूनियर पॉलिटिशियन इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब है। वो उन्होंने 70 की एज टच नहीं किया। लेकिन बिलावल साहब का जो वो था कि वो सीनियर पॉलिटिशियन के लिए था। वो ये नहीं था कि मतलब है कि घर बैठने का मतलब ये है कि उनको चाहिए ग्रुप की पॉलिटिक्स करें, जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं जैसे प्रेसिडेंट जरदारी साहब करते हैं। ट्रांजिशन होना चाहिए, जैसे जरदारी साहब कहते हैं कि हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। इस तरह PMLN को लाना चाहिए। हमजा शहबाज हैं, मरियम नवाज हैं, मुन्ना सिलाई साहब हैं, मौलाना साहब के अपने बेटे हैं जो वफाकी वजीर रहे हैं, तो इनको आगे लाना चाहिए क्योंकि इस वक्त आपकी मेजोरिटी आबादी यूथ की है। यूथ के मसाइल यूथ ही समझ सकती है। क्योंकि बिलावल साहब ने जो कहा ना कि अपने जाती मसाइल, जब PTI की हुकूमत आई तो उनके चेयरमैन रोजाना कहते थे मैं सबको जेल में डालूंगा, सबको टांग दूंगा, सबको रुलाऊंगा, पता नहीं क्या क्या डायलॉग, और सारा 5 साल 4 साल जो थे उनके इसी में मसरूफ रहे। जब भी पंजाब की तरफ से जब कोई हुकूमत आती है तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। FIR काटें, अपने मुखालफिन को जेलों में डालें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें। जबकि 2008 से 13 तक आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में कोई भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई, कोई भी सियासी कैदी मौजूद नहीं था। हम कहते हैं यहाँ पर बात हो रही है ना सर, वो बात हो रही है कि बयानात में तजाद है। जैसे बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाते हैं और नून लीग को किंग्स पार्टी कह रहे हैं, दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं इंतखाबात बिल्कुल शफाफ होंगे, कोई किंग्स पार्टी नहीं है। देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन पे उम्मीद है और हम इलेक्शन कमीशन पे हमें भरोसा है।
हमें भी भरोसा है इलेक्शन कमीशन पे, हमें इलेक्शन कमिश्नर पे भी भरोसा है। हम ये कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, इस मुल्क में धुंध ना हो, आरओ इलेक्शन ना हो, आरटीए सिस्टम ना बैठे, और जिसको पाकिस्तान की आवाम वोट करे, चाहे वो पीपल्स पार्टी को करे, पीएमएलएन को करे, पीटीआई को करे, उसी को हुक्मरानी करनी चाहिए। किंग्स पार्टी का बात तो इसलिए है कि खुद मियां साहब ने कहा था ना, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट किया था तो मरियम नवाज ने क्या कहा था, नवाज शरीफ ने क्या कहा था, शहबाज शरीफ ने क्या कहा था, पीएमएलएन के दोस्तों ने क्या कहा था। आपका हाफजा तो तेज होगा, करने तो अपने आर्काइव से देखें, उनकी तकारीर देखें, उन्होंने उनके मुतालिक क्या कहा था। आज लंदन आने से के बाद पहला उन्होंने जाके क्वार्टर में साहब इस तरह तो फिर माजी में पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा था, लेकिन हमने वो भी इत्तेहाद देखा है। और पिछले 16 महीने में तो खासा इत्तेहाद था। देखें, हमने कहा था हमारी बहुत ज्यादा पोलराइजेशन थी पीएमएलएन के साथ। मोहतरमा शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो है फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। हम आज भी तनकीद करते हैं, हम वो पीटीआई वाले नहीं है कि हम गालम गोलोच की पॉलिटिक्स करें, बिलो दी बेल्ट बातें करें। हम सियासी तनकीद करेंगे, सियासी बातें करेंगे। हम तो ये कहते हैं कि आए आवाम में आए, आवाम के जरिए अपना मंशूर लेके आए, आवाम के जरिए मैंडेट लें और आवाम के जरिए आपको हुक्मरानी करें। हम कहते हैं कि 2017 और 18 में जो पीटीआई के चेयरमैन के लिए जो चीज गलत थी वो आज मेरे लिए भी गलत है और किसी और के लिए भी गलत है। अगर आप चौथी दफा भी सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आना चाहते हैं और लोगों को ये तासुर देना चाहते हैं कि मैं सेलेक्ट होकर आना चाहता हूँ और इदारों को आप धकेलना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, जो कि मुस्लिम लीग का वतीरा रहा है, तो आप इदारों को पॉलिटिक्स में धकेलें। अगर आवाम चाहती है, आपने पहले कहा था कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्या आपने ये बातें भी सुनी है? कि अगर आपने सुनी है तो मुझे भी सुनवा दें, अगर इन चंद दिनों में अगर उन्होंने बात की हो। वो बातें तो नहीं की उन्होंने, तो हम यही कह रहे हैं कि ये चीजें जो है वो 18वीं तरमीम जो है पीपल्स पार्टी का बड़ा कारनामा है, मगर इलेक्शन आते ही 13 साल बाद 18वीं तरमीम का मामला जेर बहस है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये कहते हैं कि बुजुर्ग सियासतदान 18वीं तरमीम को ख़त्म करना चाहते हैं। हालांकि अगर बात की जाए नून लीग की तो इस हवाले से कई बार नून लीग की जानिब से भी तरदीद की गई है, और बिलावल भुट्टो को क्यों लगता है ऐसा कि 18वीं तरमीम ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? और कुंडी साहब, इसके साथ ही कनेक्टेड सवाल ये है कि कोई सूबों का और सेंटर का कोई मसला है, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से भी इस तरह के बयानात आए थे सामने। देखिए, पहले पीटीआई के दौर में भी थे और वो भी चाहते थे कि एनएफसी ये जो 18वीं तरमीम क्यों हुई है, एनएफसी अवार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूबों को जो है वो अपने वसाइल के पैसे मिल रहे थे, उनके शेयर मिल रहे थे। खैबर खां को 1% दहशतगर्दी के उसमें भी मिला, जो कि 1 रुपया भी पीटीआई के दौर में खारिज नहीं हुआ। फिर पीएमएलएन के सीनियर लीडरशिप की तरफ से ये तासुर आया, उन्होंने टेस्टर लगाया कि इस पे क्या रिएक्शन आता है, फिर हम उसके ऊपर आगे चलेंगे। जब उनको पता चला कि इसका रिएक्शन बहुत सख्त है तो उन्होंने अपनी चीज वापस ले ली। 18th अमेंडमेंट पे कोई कंप्रोमाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18th अमेंडमेंट की, जिसकी वजह से मियां साहब तीसरी दफा वजीर आजम बने। बाकी सूबों को जो है हमारे एनएफसी अवार्ड हुआ। बहुत सी चीजें 18वीं तरमीम में थी जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेगी। और पहले तो आप पार्लियामेंट में तो आ जाए ना, 2/3 मेजोरिटी तो लेना, अभी तो 2/3 मेजोरिटी आपके पास नहीं है, आपका सिंपल मेजोरिटी नहीं है, फिर उसके बाद भी बातें करें। आप अगर ये कहें कि 18th अमेंडमेंट रोल बैक होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ये नहीं करेगी कि 18th अमेंडमेंट रोल बैक हो। नहीं कुंडी साहब, आपको लग किस वजह से रहा है कि ये 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करना चाहते हैं? क्योंकि वो नून लीग तो तरदीद कर रही है सारे मामले की, और दूसरी जानिब अगर हम 18th अमेंडमेंट की बात करते भी हैं तो उसकी एक वजह ये भी है कि बेसिकली जो रूह है 18th अमेंडमेंट की वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, कि जो पावर है वो निचली सतह तक, सूबों तक मुंतकिल हो। लेकिन आप कोई एक मिसाल दे सकते हैं कि किस सूबे में बेहतरी आई है उस अमेंडमेंट के बाद, जो कि लोकल गवर्नमेंट एम्पावर हुई हो, सही मानों में तरक्याती काम हुए हों सूबों में? देखिए, आप एक दिन में कोई चीजें नहीं कर सकते। आप कहें कि एक दिन में सब चीजें होनी है, एक दिन में सब चीजें नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि जब आपकी वफाक में हुकूमत आती है और सूबे की हुकूमतें आपकी अपोनेंट आती हैं, आपकी मुखालिफ होती हैं, तो वफाक सूबे को अपने पैसे नहीं देता, वसाइल नहीं देता, उनको चीजें नहीं देता। हमारा ये है कि जिस सूबे के जो वसाइल हैं उनको अपने हिस्सा उनको मिलना चाहिए। इस तरह फॉर्मर फाटा था, उसको भी हमने वो कमिटमेंट की थी, हमने नहीं दिए। हम ये चाहते हैं कि जो सूबे के हकूक हैं, सूबे खुद मुख्तारी होनी चाहिए। अगर एक चीज मैं पैदा कर रहा हूँ, उसकी जो है आप देखें, अगर एक चीज एक सूबे में पैदा हो रही है, उसकी जो रेवेन्यू है उस सूबे को मिलना चाहिए। अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है, सूबे को अपने इख्तियारात देने हैं। लिहाजा कल उनकी जो एक इत्तेहादी जिसके इत्तेहाद करने जा रहे हैं पीएम, उन्होंने शर्त रखी है कि हम उस वक्त इत्तेहाद करेंगे जब 18th अमेंडमेंट पे हमारे पास कंप्रोमाइज करेंगे। तो ये चीज जब बात होगी तो ये बातों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है, उनकी अपनी ख्वाहिश हो सकती है, ख्वाहिशात पे कोई पाबंदी नहीं है, ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन क्या 18th अमेंडमेंट के सिग्नेटरी मियां नवाज शरीफ साहब नहीं थे?
अगर वो कह रहे कि हम नहीं थे तो फिर बात कर दें। तीसरी दफा वज़ीर-ए-आज़म आप उसी वजह से नहीं बने। हम देख रहे हैं कि नून लीग की जानिब से बलूचिस्तान में जो है वो इलेक्टेबल्स के साथ मुलाकातें भी हुई हैं, शमूलियत का भी ऐलान किया गया है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से ये कहा गया है कि सिंध में आने की ज़रूरत नहीं है, नून लीग को रेस्ट करें, पंजाब पर ध्यान दें, 1-2 सीट के लिए क्यों खारी हासिल कर रहे हैं? क्या लगता है पीपल्स पार्टी को सिंध में कितनी सीट्स मिलेंगी? देखिए पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा सीटें ले जाएगी। हमने उनको ये कहा है कि अगर वो ये कहते हैं, पीएमएलएन के हमारे दोस्त कहते हैं कि हम तो 2/3 मेजोरिटी अपनी सिंपल 120 सीटें लेके जा रहे हैं, अगर आप इतने मुतमईन आप इतनी सीटें लेके जा रहे हैं, फिर आप बैसाखियों को तलाश क्यों कर रहे हैं? बैसाखियों के सहारा क्यों लेना चाहते हैं? आप कभी सिंध जाना चाहते हैं, सिंध उधर बुला रहे हैं, कभी आप बलूचिस्तान जा रहे हैं, कभी केपी जा रहे हैं, अच्छी बात है आप जाएं, तो आपका सियासी इत्तेहाद करना आपका जमहूरी हक है, लेकिन जब आप इतने मुतमईन है, आपको 2/3 मेजोरिटी मिल रही है, तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? असल वजह यह है कि उनको पंजाब में अपना रिस्पॉन्स पता चल गया है, वो अवाम में नहीं जाना चाहते। आप देखें कभी अवाम में गए हैं? एक पंजाब में पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है फिर अब? देखिए पंजाब, साउथ पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत मजबूत है। सेंट्रल पंजाब में हम इंशाल्लाह अपनी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सीटें ले जाएं, और हमारा असल इत्तेहाद जो हमने अलायंस करना है वो इलेक्शन के बाद करना है, और अलायंस के जरिए हम इंशाल्लाह अगली हुकूमत बनाने जाएंगे। अलायंस कुछ हुए हैं, इलेक्शन से पहले भी हुए हैं, कुछ इलेक्शन के बाद होंगे। तो इलेक्शन के बाद के अलायंस है उसके ऊपर हमारा फोकस है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म होगा और इस मुल्क में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब, आपने कीमती वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को टाइम दिया और जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है इस वक्त मुल्क भर में तज्जिया पेश किया। तो शहर बानो यहाँ पे ब्रेक लेंगे हम लोग। बिल्कुल, अभी हम ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। अब बात करेंगे खेल के मैदान की। तो कुछ खेल के मैदान से बात यह है कि कौमी टीम के वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद पीसीबी में आला सतह पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां जारी हैं। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए आज से रावलपिंडी में तरबियती कैंप शुरू होने लगा है और खिलाड़ियों को रिपोर्ट करने की भी हिदायत की गई है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट स्क्वाड से दस्तबरदार किया जाएगा। एक नया तनाज़ा इस पर शुरू हो चुका हुआ है और पीसीबी और साबिक सीनियर प्लेयर्स आमने सामने आ चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में हारिस रऊफ खेलें। हाँ जी, पीसीबी पूरा जोर लगा रहे थे। सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार अब्दुल माजिद भट्टी साहब सुनो पाकिस्तान का हिस्सा है। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्यों हारिस रऊफ नहीं खेलना चाहते टेस्ट मैच और क्यों पीसीबी इतना जोर लगा रहा है कि वो खेलें टेस्ट मैच? सबसे पहले तो अजीम साहब और शेरबानो आपका बहुत शुक्रिया कि सुबह आपने मुझे मौका दिया। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं और उसमें आपकी 45-50 लाख की कैटेगरी है हर महीने, तो इतना बड़ा अमाउंट लेने के बाद या तो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मना कर देते। अब भी आपने 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला है, आपने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेल लिया, अब आप कह रहे हैं कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहता, तो ये पिक एंड चूज नहीं हो सकता ना। या तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेते वक्त मेरे ख्याल में वो जो रमीज राजा के दौर में जो कैटेगरीज बनाई गई थी कि व्हाइट बॉल की अलग कैटेगरी थी, रेड बॉल की अलग कैटेगरी है। लेकिन एक लिहाज से अगर हारिस रऊफ कह रहे हैं कि मैं इस फॉर्मेट के लिए अवेलेबल नहीं हूं या मैं अपने आप को फिट नहीं समझता, तो अच्छी रिवायत है। लेकिन फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी पीसीबी को नजरसानी करनी चाहिए। हर प्लेयर को उसकी T20 परफॉर्मेंस पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे देना ये भी एक अच्छी रिवायत नहीं है। देखें, एक तो अभी आपने जो इंट्रो दिया, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में तब्दीलियां, देखें ऑलमोस्ट पूरी मैनेजमेंट वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चेंज कर दी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़का अशरफ साहब की नीयत खराब थी या उन्होंने गलत फैसले किए, लेकिन मसला ये है कि कल रात को एक खत मंजर-ए-आम पर आ गया। वो खत तो 15 नवंबर का था, लेकिन कल वो हमने सोशल मीडिया पे रात को देखा। मिनिस्ट्री ज़का अशरफ साहब को बार बार दो चीजें बावर करवा रही है। जब उनकी एक्सटेंशन हुई और कल वाले खत में, एक तो वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करवाएं, पीसीबी के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। जी। अभी हमारे जो आम इंतखाबात तो 8 फरवरी को होंगे। 8 फरवरी को होंगे। तो वो कह रहे हैं कि आप इंतखाबात करवाएं, और दूसरा जो आईपीसी मिनिस्ट्री है ज़का अशरफ साहब को कह रही है कि आप डे टू डे अफेयर्स तक महदूद रहें। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जब मिनिस्ट्री बार बार खत के जरिए वार्न कर रही है पीसीबी चेयरमैन को, जाहिर है उनकी भी उबूरी मुद्दत है, ज़का अशरफ साहब की
डिग्री का मसला है, वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। तो अब देखें, मसाइल तो पीसीबी में हैं, लेकिन हारिस रऊफ वाले मसले पर जहां जो आपका सवाल था, मेरे ख्याल में फिर हारिस रऊफ तो का भट्टी साहब, आपको लग रहा है कि सेंट्रल पीसीबी के ये- जो मसाइल हैं उसकी वजह से भी हमारे क्रिकेटर्स काफी डिस्टर्ब हैं, कुछ प्रेशर है उन पर भी? बिल्कुल अजीम भाई, ये एक हमारे मुल्क का एक कल्चर है ना, जहां हम देखते हैं कि अफसर थोड़ा सा कमजोर पड़ा, हम उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं। ये हमारे ऑफिस में भी ये होता है। तो मेरा सवाल ये है कि ठीक है, हारिस रऊफ कह रहे हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता, लेकिन उन्हीं टेस्ट मैचेस के दौरान ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश हो रहा है, पीसीबी उसको एनओसी ना दे, उसको कह के भाई देखिए, हम जब तक सिस्टम नहीं बनाएंगे, हम 5-6 महीने बाद पीसीबी चेयरमैन चेंज कर देते, हम 5-6 महीने बाद टीम मैनेजमेंट चेंज कर देते, कोचेस चेंज कर रहे हैं, ओवरनाइट कोचेस चेंज कर रहे हैं, ओवरनाइट कोई दुनिया में ऐसा किसी के पास अलादीन का चिराग नहीं है। ये बताइए कि वो आए, प्लेयर्स के पास कितना फ्रीडम है, ये कितनी चॉइस है उनके पास कि वो ये फैसला कर सके कि वो कौन सा फॉर्मेट खेलना चाहते हैं, कौन सा नहीं? पीसीबी क्या मजबूर कर सकता है उन्हें? देखिए अजीम साहब, मुझे इस दश्ती सयाही में ये बाल सफेद करने में तकरीबन कोई 35 साल से ज्यादा का अरसा लगा है। तो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ, जहां पीसीबी थोड़ा सा वीक होता है, प्लेयर परफॉर्मेंस के जरिए थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, तो प्लेयर्स कोशिश करते हैं कि अब पीसीबी पे अटैक कर दे। मिसाल के तौर पर एक मैं बाबर आजम की बात करता हूँ। अगर बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा पाकिस्तान को जितवा रहे हैं, फिर बाबर आजम को पाकिस्तान के इस कल्चर में कोई पीसीबी चेयरमैन, कोई हेड कोच, कोई मैनेजर बाबर आजम को काबू नहीं कर सकेगा। ये सेम फार्मूला हारिस रऊफ पर भी अप्लाई हो रहा है कि हारिस रऊफ ने पीएसएल में परफॉर्मेंस की, आपने उसको वनडे वर्ल्ड कप खिला दिया। भाई आपने वर्ल्ड कप कैसे खिला दिया? देखिए, हमारे मुल्क में कंसिस्टेंसी और कल्चर उस वक्त तक नहीं आएगा जब हम मैनेजमेंट को टाइम नहीं देंगे। उनको पता है कि ये मैनेजमेंट की आर्जी है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दौरे के बाद इन लोगों ने भी फारिग हो जाना है। शोएब मलिक साहब की जानिब से कहा गया है कि मौका मिला तो T20 वर्ल्ड कप जरूर खेलूंगा, तो क्या इनको मौका दिया जाएगा? देखिए, ख्वाहिशात पे तो शहरबानो किसी का जोर नहीं है ना। मेरी भी ख्वाहिश है कि मुल्क का वजीर आजम बनूं। मुझे बना कौन रहा है? प्लेयर कैसे समझ रहे हैं आप इनको? क्या खेल सकेंगे अब आकर? नहीं, देखें, अगर शोएब मलिक, पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा भाई माशाल्लाह आप तो सुपर फिट हो गए। तो शोएब मलिक को मैंने कहा कि लग रहा है कि आपने खाना छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं दिन में 7-8 वक्त खाना खाता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना खाता हूँ। बज़ाहिर तो उनका वो टीवी पे रेगुलर प्रोग्राम कर रहे हैं, सुपर फिट है, लेकिन मसला है कि ये क्रिकेट जो है ना, ये रिफ्लेक्सेस का खेल है। अगर आपके रिफ्लेक्सेस वीक हो गए, अब कराची में कल से नेशनल वनडे टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, शोएब मलिक आए, परफॉर्म करें। देखें, जो अजीम साहब और शहरबानो, जब तक हम अपने डोमेस्टिक सिस्टम को अहमियत नहीं देंगे ना, उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हमारा कोई प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, सवाल मेरा ये है कि कितना जरूरी है प्लेयर्स को बिजी रखना, प्लेयर्स को मैच खेलते रहना और प्रैक्टिस करते रहना अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी बॉलिंग को भी जंग लग चुका हुआ है और ये जो वर्ल्ड कप में हालात थे ये खासे परेशान कौन थे, और बड़ी फ्रीक्वेंटली तब्दीलियां भी करना पड़ रही थी बाबर आजम को टीम में। देखें अजीम साहब और शहरबानो साहबा के इंसान की जो बॉडी है ना, ये भी मशीन की तरह है कि वर्कलोड मैनेजमेंट एक क्रिकेट में और खेलों में इस्तेलाह होती है कि आप जरूर खेलें लेकिन अपनी बॉडी को रेस्ट भी दें। पिछले सालों में, मैं आगे की बात नहीं कर रहा, आज की बात नहीं कर रहा, पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ महीनों में हमने हर प्लेयर को हर फॉरेन लीग्स की एनओसी दे दी। उनकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिला, हर प्लेयर हर फॉर्मेट खेल रहा है। हमने T20 की परफॉर्मेंस पर उनको टेस्ट मैच खिला दिया, टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस पर वनडे खेल गए, वनडे की परफॉर्मेंस पर T20 खेल गए। तो मेरे ख्याल में वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये देखें, ये सारा कुछ उस वक्त होगा जब पीसीबी मैनेजमेंट में हम इस्तेहकाम देखेंगे, लोग बार बार चेंज नहीं होंगे। हम टीम मैनेजमेंट में देखेंगे कि अब अगर वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज आ गए तो अगर इनको 3 महीने बाद हटा देंगे तो इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि ये पाकिस्तान टीम को दुनिया की बेस्ट टीम बना के जाएं। ये सिस्टम भट्टी साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारे पीसीबी की जो टॉप मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं तो लिंक होती है हुकूमत के साथ भी, कि जैसे जैसे
हुकूमत में तब्दीलियां आती हैं, वैसे वैसे पीसीबी के भी जो तमाम अहम ओहदेदार हैं उनमें भी तब्दीलियां आती हैं। देखिए, ये काफी अनफॉर्चुनेट था कि ये जो 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत थी, इसमें हमने पहले रमीज राजा साहब को देखा, मेरे ख्याल 5-6 महीने वो थे, उसके बाद नजम सेठी आ गए, उसी पीडीएम की हुकूमत में हमने देखा कि ज़का अशरफ आ गए। तो मेरे ख्याल में खेल को जब तक, ये हॉकी में भी यही मजाक चल रहा है, वहां पर प्रेसिडेंट चेंज नहीं हो रहा हॉकी फेडरेशन का, लेकिन सेक्रेटरी लेवल पर लेना होगा इस सारे मामले को। मैंने बहुत जरूरी है। देखें, ये हम अगर ये समझ रहे हैं कि हमारी क्रिकेट टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएगी, अगर आज जो पाकिस्तान क्रिकेट जिस दौर से गुजर रही है, मैं अभी 1 महीना अजीम साहब और शहरबानो इंडिया में गुजार के आए हूँ वर्ल्ड कप में, वहां जितना पाकिस्तान क्रिकेट का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों का मजाक उड़ रहा है ना, अगर हमने अपने सिस्टम को ठीक नहीं किया, हमने होश के नाखून नहीं लिए, तो फिर हमारी क्रिकेट भी हॉकी और स्क्वाश की तरह फिर पस्ती की तरफ जाएगी। तो लिहाजा जो भी लोग क्रिकेट में आना चाहते हैं, आप क्रिकेट बोर्ड की 5 स्टार लग्जरी को जरूर एंजॉय करें, लेकिन इस मुल्क के इस 24-25 करोड़ लोगों के पास एक ही एंटरटेनमेंट है, वो है क्रिकेट। तो लिहाजा क्रिकेट को बचाने के लिए मुझे, आपको, ज़का अशरफ को, नजम सेठी को, रमीज राजा को, एहसान मानी को, सबको इकदाम करने होंगे। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि जी मैं आज 6 महीने मजे लूट के चला गया, फिर कल अजीम राणा साहब आएंगे, वो आगे संभाल लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा। बड़ी साहब, आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि मुस्तकिल बुनियादों पर इसका हल निकालना चाहिए, ना कि कोई मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स किए जाएं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान का वक्त दिया, और इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सूरत हाल है, जो प्लेयर्स हमारे चाह रहे हैं, उससे मुतल्लिक अपना तज़किया दिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने दी। और अभी वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से। बच्चों में ज़िद, चिड़चिड़ापन और गुस्सा तो हम देखते हैं, तमाम बच्चों में ये फितरी अमल भी होता है। अक्सर वालिदैन ये भी शिकायत करते हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं वो कहना नहीं मान रहे, हर बात में अपनी मर्जी करते हैं, ज़िद करते हैं, और ज़िद्दी बच्चे हैं तो हमें ये अच्छे नहीं लग रहे, ये गुस्सा कर रहे हैं, और ये मेरी बात नहीं मान रहा, ये खाना नहीं खा रहा। तो इनकी ये जो आदत हैं ये दूसरों के लिए भी नुकसानदेह हो सकती हैं। छोटे बच्चों में ज़िद और चिड़चिड़ापन ज़्यादा पाया जाता है, इसका हल क्या है, इस पर बात करेंगे। साइकोलॉजिस्ट भी हमारे साथ हैं। मामलात कुछ यूँ हो जाते हैं अजीम कि अब टैब नहीं दिया आपने, आईपैड नहीं दिया, फ़ोन नहीं दिया, तो बच्चा जो है वो खाना भी नहीं खाएगा और बात भी नहीं मानेगा, ज़िद्दी हो जाएगा, और बड़ा मुश्किल हो रहा है पेरेंट्स के लिए इस चीज़ को संभालना। इसकी बुनियादी वजह क्या है, क्यों होता है ये, तो एक्सपर्ट राय ले लेते हैं जी। हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर वजिया ज़फ़र मौजूद हैं। डॉक्टर वजिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये कहिएगा कि बच्चों में ज़िद और गुस्से की बुनियादी वजह क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि हम ज़िद को बहुत बुरा समझते हैं, राइट। ज़िद को, गुस्से को, ये इमोशंस हैं, राइट। पहले तो मैं पेरेंट्स को ज़रूर ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जो मैं क्लिनिक में भी कहती हूँ, कि ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि ज़िद बच्चे हों या बड़े हों, ज़िद हो, गुस्सा हो, हम फिक्स करने पे या हम फ़ौरन से इसको ख़त्म करने पे आ जाते हैं, राइट। अब अगर बच्चा ज़िद कर रहा है या बच्चा ऐसा बिहेवियर कर रहा है, तो हमारे अंदर एक जो फ़ौरन से एक प्रॉब्लम, जो हमारे अंदर एक ख्वाहिश आती है, डिज़ायर आती है कि हमने कंट्रोल कैसे करना है, और वो हमें अपनी अचीवमेंट लगती है। आप नोट करें, जब पेरेंट्स जो है बच्चे की ज़िद पे काबू पा लेते हैं तो उनको अचीवमेंट लगती है बात। देखिए, अचीवमेंट ये होती है कि जब आप बच्चे को समझने लग जाते हैं कि वो ज़िद कर क्यों रहा है, ठीक है, डिसओबीडियंट क्यों हो रहा है। मैं अगेन ये चीज़ मेंशन करूंगी कि डिसओबीडियंट होना या जिद करना ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। और अगेन कुछ पेरेंट्स ये भी आते हैं, हमारा बच्चा जिद नहीं करता, वो अब अंदर दबा रहा है। जो बच्चे अंदर दबाते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि परफेक्शनिस्ट और होपलेस, ये 2 टाइप्स के जो लोग हैं ना, ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जिद करना, गुस्सा करना, ये जो पैटर्न्स हैं, ये हमारे बिहेवियर्स को, हमारे इमोशंस को चैनलाइज करना सिखाते हैं, और हमारे इर्द गिर्द के लोगों को भी आइडिया होता है कि इस बच्चे को या इस पर्सन को प्रॉब्लम है। जो चुप रहते हैं, जो अंदर रखते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक मसला, वो ज़्यादा खतरनाक लोग होते हैं। डॉक्टर वजीहा, ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि बच्चे जो है वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं, वो क्रैंकी होते हैं, वो आपसे जिद करते हैं, तो उस पर पेरेंट्स को परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पर इत्मीनान का इजहार करना चाहिए और ज़िद की वजह को देखना चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है। हमारी सोसाइटी ये करती है कि अगर कोई बच्चा किसी जगह पर बैठ कर कोई चीज़ मांग रहा है और पेरेंट्स उसको नहीं दे पा रहे, तो वो बच्चे पर बात करना शुरू कर देते हैं। ये बच्चा तो बहुत ज़िद्दी है, ये बच्चा तो बड़ा बदतमीज़ है, इसके पेरेंट्स ने इसकी तरबियत ठीक नहीं की। और अगर कोई बच्चा आराम से बैठा हुआ है और अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर रहा और वो आपके इशारों पर चल रहा है,
तो पेरेंट्स को बड़ा प्रेज किया जाता है कि वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी तरह। यस एग्जैक्टली। तो इसमें कितनी ज़रूरत है हमारी मेंटालिटी को सही करने की? ओ बिल्कुल, ये बहुत आपने एक्यूरेट बात की, ऑन पॉइंट, कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि पेरेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ के ऊपर फोर्स किया जाता है कि आपका बच्चा सर्टेन इस तरह बिहेव करे। और पेरेंट्स जो हैं जिद, अगर बच्चा ज़िद्दी है तो उसको घर छोड़ जाते हैं, या उसको सेंसरी इश्यूज़ हैं या इस तरह शोर से मसला होता है, उसको घर छोड़ जाते हैं कि वहाँ पर जाके प्रॉब्लम ना करे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर तो बच्चा बहुत छोटा है तो उसमें तो ये चलता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपका ज़िद का पैटर्न अगर हैंडलिंग अच्छी नहीं है तो वो बढ़ती जाती है। देखिए, सोसाइटी का प्रेशर ना हमारे ऊपर हमेशा से रहा है, चाहे बॉडी शेमिंग हो, चाहे बुलिंग हो, चाहे करियर गोल्स हो, चाहे एजुकेशन हो। मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि हमने अपने माइंड को जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग करना होता है, हमने अपने ऊपर वर्क करना होता है। अगर हम सोसाइटी के हर प्रेशर को लेके चलेंगे तो हम एज अ पेरेंट भी अच्छे नहीं रहेंगे और हम अपना भी बहुत नुकसान करेंगे। तो डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है? जो बच्चे जिद कर रहे हैं तो फिर क्या किया जाए? जिद मान ली जाए या जिद ना मानी जाए, क्या किया जाए? अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि कॉमन हैंडलिंग, जो मिस हैंडलिंग है, जो कॉमन हैंडलिंग्स क्या होनी चाहिए ज़िद के ऊपर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने बच्चे को स्क्रीन देना शुरू कर दिया, 1 घंटा, बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, आप 1 घंटा उसको स्क्रीन दे रहे हैं, अब 1 घंटे बाद आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैंने बंद कर दूँ, तो वो रोएगा। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे का जो ब्रेन है ना वो डिसिप्लिन पे चलाना सीखा बचपन से ही, लाइक 5 ईयर्स के बाद, स्पेसिफिकली 5 to 6 ईयर्स के बाद, जिसमें बच्चे को बताएं कि ये आवर्स है, ये ड्यूरेशन है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। बच्चों को जब आप पहले से ही चीज़ों की कैलकुलेशंस देते हैं 5-6 साल के बाद, तो वो उस कैलकुलेशन से अंडरस्टैंडिंग बनाने रखते हैं और उनको कंट्रोल वाली फीलिंग नहीं आती कि पेरेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं। उनको ये फीलिंग आती है कि एक डिसिप्लिन है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो उनके डिज़ायर को, जैसे अगर बच्चे ने कुछ मांगा है तो उसको ये चीज़ कह देंगे कि आपको इस सर्टेन पॉइंट पे दे देंगे और वो नहीं देते। ठीक है। इस तरह की चीज़ें बच्चे के अंदर जिद को जो है परवान चढ़ाती हैं, जब बच्चे को ट्रस्ट नहीं रहता, क्योंकि बच्चे को लगता है मुझे अपनी बात मनवाने के लिए यही आखिरी हल है कि मैं चीखूं, चिल्लाऊं, नाराज़ हूं, बाइकआउट करूं, स्ट्राइक करूं, खाना ना खाऊं। उसको फिर यही हल लगता है 5-6 साल के बाद। हाँ, अगर छोटे बच्चे की बात करते हैं तो उसमें मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप थोड़ा कंट्रोल इन्वायरमेंट रखें, अगर घर में आप जितना रख सकते हैं। अगेन, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम अगर हो तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है और पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमें तो पेरेंटिंग की चीज़ें आती हैं, लेकिन एनवायरनमेंट। लास्ट में मैं आपसे ये चाहूंगी कि बड़ा सवाल मेरे जहन में आया, इस पे जवाब दीजिएगा कि बच्चा जो छोटा होता है लाशौरी तौर पर वो तमाम बातें सुन रहा होता है और उसके माइंड में वो सब कुछ खुद से ही आ रहा होता है कि ये बातें हो रही हैं मेरे बारे में, जो उसके बारे में या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है या फिर दूसरे बच्चों की तारीफें की जाती हैं, मिसालें की दी जाती हैं, कितना खतरनाक है ये बच्चे की पर्सनैलिटी के? ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। आप बच्चे के सामने किसी भी किस्म की गुफ्तगू एक दफ़ा भी कर देते हैं ना, वो बच्चा 10 दफ़ा उसको रिपीट करता है। आप तो करके भूल जाएंगे, वो बच्चा इतना रिप्ले करेगा कि उसकी वो रियलिटी बन जाएगी। अगर आपने किसी के साथ बैठ के ये कह दिया ना मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी है, बहुत तंग करता है, बड़ा बच्चा नहीं करता, छोटा बच्चा करता है, अब वो छोटा बच्चा इंप्रूव करने की बजाय वो माइंड में रख लेगा हाँ मैं ज़िद्दी हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने बिल्कुल सही बात की है कि जो पेरेंट्स हैं उनको गौर करना चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ किस तरह का रवैया रख रहे हैं और फिर उसी तरह से रिएक्ट करेगा और मुआशरे में वैल्यू ऐड करेगा। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो नाज़रीन, अब प्रोग्राम हमारा इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है और वैसे तो हम ख्वाबों का जिक्र करते हैं रिवायत के मुताबिक अपने प्रोग्राम में, लेकिन हम साथ ही साथ किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे पुरफज़ा मकाम का जिक्र भी लाजमी करते हैं कि जो हमारे नाज़रीन, जो हमारे व्यूवर्स ट्रिप प्लान करते हैं उन्हें हम बता सकें कि भाई पाकिस्तान में कैसी कैसी खूबसूरत जगह हैं और आपकी जो वहाँ पे आप जा सकते हैं। हाँ, आप वहाँ जाएं, विजिट करें। तो ऐसी ही एक जगह है, कोहे हिंदुकश के दामन में वाक़ है जन्नत नज़ीर वादी कुमराट, जो कि केपी के ज़िला परदीर में वाक़ है। और ये वादी बर्फ से ढके पहाड़ों, सब्ज़ारों, घने जंगलात, आबशारों, चश्मों और दरियाए पंजगूड़ के साफ और शफाफ पानी की वजह से सयाहों के लिए बेपनाह कशिश रखती है। और इसके विजुअल्स आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खूबसूरत विजुअल्स हैं और ग्रीन पानी आप देख सकते हैं और ये खूबसूरत चश्मे, वाह वाह वाह। और झीलें भी वहाँ पर बहुत प्यारी हैं। अगर आप कुमराट गए हैं तो वहाँ पर ये जो ग्रीनरी वो बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर रोड जो है, एक साइड पे आबशारें हैं, एक साइड पे चश्मे हैं, एक साइड पे दरिया बह रहा होता है और वादी कुमराट की जानिब जाने वाला रास्ता जो है
वो थल से दरिया के साथ साथ कहीं कहीं पुख्ता है और अक्सर जो इलाका है वो कच्चा है। मैं एक्चुअली यही कहने वाला था कि जब भी आप यहाँ का विजिट प्लान करें ना तो कोशिश करें आपके पास 4x4 व्हीलर या आपके पास कोई जीप हो तो आप उसमें जाएंगे तो आप ज्यादा एंजॉय करेंगे इसके। और जंगल में आप कुछ देर सफर करें तो साथ ही दाएं जानिब थोड़ी सी बुलंदी पर आपको बड़े बड़े खूबसूरत वहाँ पे नज़ारे देखने को मिलेंगे। आबशारें बहती हुई आपको नजर आएंगी, वाटरफॉल्स आपको नजर आएंगी जो आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो पाकिस्तान भरा पड़ा है जी ऐसे कुदरती मनाजिर से, ऐसे पुरफजा मकामात से। और फिर जो शहर मानो सबसे इंटरेस्टिंग और जो सबसे मजेदार चीज वहाँ पे होती है ना, जो सही पीस ऑफ माइंड देती है, वो है पानी की आवाज, बहते दरियाओं का जो शोर। आपको पता है ये पानी बहते दरियाओं का जो शोर है या फिर अब समंदर के पानी की जो आवाज होती है, ये बाकायदा थेरेपी के तौर पर काम करती है कि आप डिप्रेशन से आपको निजात मिल जाती है अगर आप इस पानी में थोड़ी देर बैठ के सुकून से अपने दिमाग को रिलैक्स करें, पॉजिटिविटी लेना चाहें। और इसके पास सिराज आबशार वादी कुमराट की मशहूर आबशार है ये, और ये नदी की तरह तेजी से नीचे गिरती हुई नजर भी आती है। ये आबशार इंतहाई बुलंद और वसी है, पानी के गिरने का शोर दूर दूर तक सुनाई देता है और ये आबशार हुस्न में अपनी मिसाल आप बताइए। वैसे मैं तो ये रिकमेंड करूंगा अपने तमाम व्यूवर्स को कि जो भी वादी कुमराट जाना चाहता है, विजुअल्स आप देख रहे हैं कैसी जगह है, मैं अगर ऐसी जगह पर जाऊँ ना तो मैं तो कैंपिंग करूँ। क्या बात। अच्छा, मैं खुद कैंपिंग करूँ, फिर वहाँ पर खुद कुकिंग भी करूँ। कुकिंग की जाती है, बारबेक्यू किया जाता है, वहाँ पर जो जानवर है वो भी पाए जाते हैं, उनसे भी बचने का तरीका होना चाहिए आपके पास। उसके साथ मेरे ख्याल से ये तो एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, ये सेंस भी है। जानवर ज्यादातर वहाँ नहीं आते जहाँ पर इंसान होते हैं, और आग जला दें अगर आप तो वो नहीं आते। और इसके साथ ये है कि वहाँ पे अगर आप सुबह के टाइम उठते हैं तो आप एक बड़ी खूबसूरत सी भीनी भीनी परिंदों की आवाज़ों से आपका दिन का आगाज़ होता है। अब वहाँ पर इतना शोर नहीं होता, वहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, वहाँ पर गर्मी इतनी नहीं होती क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है, थोड़ी ठंडक होती है, आपको उस तरह का मौसम, ह्यूमिडिटी नहीं होती पहाड़ों में। सबसे मजे की बात अगर सही मानों में वैसे पाकिस्तान को सही तरीके से अगर घूमे ना तो आप यूरोप भूल जाएं। और मतलब ऐसा खूबसूरत जो है पाकिस्तान है, ऐसा हमारा देश है, ऐसा हमारा मुल्क है। इतने कलरफुल खूबसूरत दरख्त हैं एक ही मकाम पर, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इतना खूबसूरत है, इतने खूबसूरत मकामात हैं। ये हमारा पाकिस्तान, और यहाँ पर हर तरह की मादनियात पाई जाती हैं। ये उन मुल्कों में से है जो खूबसूरत तरीन मुल्क हैं। चारों तरह के मौसम यहाँ पर मौजूद हैं, ठंड भी है, खिज़ां भी है और गर्मी भी है, और इस तरह की तमाम डाइवर्सिटी, मेहमान नवाजी, आपको तरह तरह के लिबास मिलेंगे, तरह तरह के खाने मिलेंगे, आपको तरह तरह की जुबानी लहजे जो है ना, जुबानों के लहजे वो आपको तरह तरह के मिलेंगे। बल्कि यहाँ पे तो आप एक गांव से दूसरे गांव में चले जाएं तो वहाँ पे बोलने का पूरा अंदाज बदल जाता है। डिफरेंट है, ज़बान डिफरेंट है, लोगों की सकाफत डिफरेंट है, लोगों के जो खाने हैं वो डिफरेंट हैं और वो बहुत लजीज हैं। पाकिस्तान की हसीन वादियाँ हैं, यहाँ पर खूबसूरत मनाजिर हैं, सरसब्ज़ शादाब पहाड़ हैं, बहते दरिया हैं। यहाँ का सकाफती विरसा अपने अंदर हुस्न समेटे हुए है, और यहाँ पर लोग जो है बहुत प्यार करने वाले हैं। अगर हम जाएं कलाम जाएं, सवात जाएं, गिलगित जाएं, स्कर्दू जाएं, बालाकोट, ये तो हमारी नॉर्दर्न साइड है ना सारी। ये तो हमारे हिली एरियाज हैं, माउंटेन्स हैं यहाँ पे। अगर आप खेत और खलियान की बात करें, बिल्कुल आप मैदानी इलाकों का भी अगर रुख कर लेना, आप पंजाब में अगर आप सही तरह से विजिट करना शुरू कर दें, या आप बाकी जो सूबे हैं वहाँ पे भी जाएं, तो आपको बड़ी मजे की सकाफत और कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो बहरहाल जी, आज के दिन के लिए इतना ही। आज हमें इजाजत दें, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई इंटरेस्टिंग और दिलचस्प स्टोरीज लेके। तो कल तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे शहरबानों को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।